आपका जो पहला एक्सपीरियंस था एडमिशन लेने का BAMS में 12th क्लास के बाद में, वो कैसा था? तो शुरू से ही टारगेट जो रहा था वो MBBS के लिए रहा था। BMS अपनी जगह एक अच्छा है और MBBS अपनी जगह अच्छा है। तो जब मैंने वो श्लोक पढ़ा, शीर्यते अनिनिति शरीरम, भाई साहब मेरे होश उड़ गए। मतलब ये 5000 साल पहले लिखा हुआ है। बता दी देखो। लेकिन अगर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो एलोपैथी हर जगह है, लेकिन आयुर्वेद जो मेनली पाया जाता है वो इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। तो अगर आप अपनी कंट्री की चीज़ को भी लेकर बाहर एक्सप्लोर नहीं करोगे, नहीं जाओगे, उन्हें नहीं बताओगे, तो कौन इस चीज़ को करेगा? मैंने क्योंकि ये चीज़ कहीं सुनी थी कि इनमें जो टीचर्स हैं ना, वो बस ऐसे ही उठा के ले आते। अच्छा, जब पहली बार आयुर्वेद पढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं लगा ये कौन सी साइंस आ गई यार, ये अलग ही चल रही है सारा का। जो चीज़ें होती थी थोड़ा मंत्र टाइप वो लोग बुलवाया, मतलब बोलना पड़ता था, और वो चीज़ें मुझे ऐसा लगती थी कि मतलब ये क्या करने, हम क्या कर रहे हैं। कहते हैं सूडो साइंस है। तो आपको क्या लगता है चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं अभी? जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, और पॉडकास्ट जो है हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू द BAMS रियल लाइफ सिनेरियोज़। चाहे वो स्टूडेंट का मेंटल प्रेशर हो, चाहे वो आपका थोड़ा सा स्टडी टिप्स से रिलेटेड हो, और एक जो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें होती हैं BAMS कॉलेज में जाने के बाद में जो स्टूडेंट्स को फेस करने के लिए मिलती हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके गए होंगे, पहली बार आयुर्वेद को एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कुछ भी इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर सानिया, और डॉक्टर सानिया से हम डिटेल में बात करेंगे। तो डॉक्टर सानिया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी BAMS अभी पढ़ रहे हो, आयुर्वेदा अभी पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, और मुझे लगता है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आपका जो पहला एक्सपीरियंस था एडमिशन लेने का BAMS में 12th क्लास के बाद में, वो कैसा था? तो मैंने जब एडमिशन लिया तो मेरा कोई प्री प्लान नहीं था कि मैं BAMS में एडमिशन लूँगी। तो शुरू से ही टारगेट जो रहा था वो MBBS के लिए रहा था। लेकिन जब काउंसलिंग का टाइम आया तो मेरा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था उसमें थोड़ा सा इशू आ गया। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे काउंसलिंग के लिए लेट हो जाएगा, तो मैंने BAMS प्रेफर किया। BAMS में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे जाकर पता चला कि लोगों ने जो चीज़ें BAMS को लेकर और MBBS को लेकर कंपैरिजन जो बनाया हुआ है वो एक्चुअली में BAMS अपनी जगह एक अच्छा है और MBBS अपनी जगह अच्छा है। BAMS में हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं। भले ही लोग ये बोलते हैं कि वो चीज़ें लेट काम करती हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो रोग को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो पहला एक्सपीरियंस तो अच्छा था? अच्छा था काफ़ी। डर तो नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा। बहुत सारे बच्चों का ये भी सिनेरियो होता है कि भाई कॉलेज में जाके ना, अब उन्होंने देखा आयुर्वेद का सिलेबस, उन्होंने देखा जो है मॉडर्न का भी सिलेबस साथ में है, आयुर्वेद तो कभी पढ़ा नहीं। हालांकि अभी NCERT में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है आयुर्वेद का एक चैप्टर भी, बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा के नाम से। लेकिन जब वो पहली बार उसको देखते हैं तो एक बहुत ही उनको मेंटल प्रेशर फील करने को मिलता है। देखो, ये चीज़ तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप एक टारगेट शुरू से लेकर चलते हो कि कुछ बच्चे CBSE से रिलेटेड होते हैं, जबकि कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ ये सॉफ्ट मार्शमैलो जैसे बच्चे। हाँ, CBSE वाले बच्चों को, उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है आयुर्वेद में संस्कृत, वो सब्जेक्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो CBSE बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता है। लेकिन उसका ही बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे कि मैं हूँ हिंदी मीडियम से मैं रिलेटेड हूँ, तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी। ह्यूमन एनाटमी है हमारा। अच्छा। और सैमुलिंगम है फिजियोलॉजी, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। वो इंग्लिश में पूरा होता है, प्रॉपर इंग्लिश होती है। अच्छा, लैंग्वेज फैक्ट, चलो अच्छा हुआ, हालांकि ये मेरे क्वेश्चंस में नहीं था। लैंग्वेज फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है क्या? जी बिल्कुल। लैंग्वेज आप लिख क्या रहे हो, क्योंकि वो जो चीज़ माइंड में होती है, भले ही वो सेंटेंस आपके माइंड में हिंदी में होता है, पर आप उसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, वो चीज़ वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम के टाइम आप जब लिखते हो तो आपको मैटर करता है। तो वो उस टाइम बहुत ये है ना कि देखो, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं BAMS के सारे कुछ। इसमें क्या है कि जब मैं पेपर लिख रहा था तो आधा पेपर जब हमें एनाटॉमी का था तो हिंदी में लिखा और आधा पेपर इंग्लिश में लिखा। तो ऐसा तो सिनेरियो किसी और दूसरे कोर्स में देखने के लिए नहीं मिलता। तो टीचर पर भी उसका बैड इफेक्ट जाता है। तो अगर आप लैंग्वेज जिसमें मैं ये कहती हूँ कि आप कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में लिखने में कंफर्टेबल हैं, तो आपको हिंदी में लिखना चाहिए। लेकिन आपके कुछ श्लोक वहाँ होते हैं, श्लोका के कुछ टर्म होती हैं, तो वो आपको एज इट इज़ रखनी होती है, उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। और BAMS
काफ़ी अच्छा कोर्स है, मैं ये कहूँगी कि सभी को करना चाहिए। दबाव में तो नहीं कह रही हो इस बात नहीं को? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मेरी स्माइल देख कर आप समझ सकते हैं कि मैं इस कोर्स में खुश आकर हो? कितनी खुश हूँ। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ये लिया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। रैगिंग, सीनियर्स इंटरेक्शन? रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होता, और भाई छोटा मोटा तो देखो हर कॉलेज में चलता है। तो अगर कितना छोटा मोटा, लाइक कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं ना रैगिंग के। अभी एक मेडिकल कॉलेज था MBBS का, वहाँ पर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मतलब सुसाइड नहीं किया एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी, सुसाइड नहीं किया। सीनियर्स ने जूनियर्स को बुलाया इंट्रोडक्शन के लिए, 3 घंटा उनको खड़ा छोड़ दिया ग्राउंड में कि जब तक हम नहीं आएंगे आप यहाँ से नहीं जाएंगे। वो बच्चा बेहोश होकर गिरा, कोलैप्स, और वहीं उसकी जान चली गई। तो ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं है कॉलेज में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और रही बात इन चीज़ों की, तो ये तो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है। अगर आपको कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप लोग उनसे बोलो कि हमें चुप मत रहो, ऐसा नहीं चलेगा कि कब तक ऐसा, तो ये चीज़ बोलनी चाहिए। अगर आप लोग सहते रहोगे तो एक एट द टाइम आपको ये लगेगा कि अब नहीं हो रहा। लेकिन तब भी कुछ लोग बोल नहीं पाते। हाँ, बहुत से इंट्रोवर्ट होते हैं और बेचारों के साथ होते हैं, पेरेंट्स से भी नहीं बोल पाते हैं। मोस्टली जो हॉस्टलर्स होते हैं, हॉस्टल में ये केसेस देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं। और हमारे यहाँ भी काफ़ी दूर दूर के बच्चे हैं, महाराष्ट्र, झांसी और उत्तराखंड, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कि मैंने देखा है। ओके, चलो, आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ में बड़ा अच्छा रहा है। मतलब अच्छा, पढ़ाई भी करते हो, आयुर्वेद पोर्शन भी पढ़ा है, एनाटमी, फिजियोलॉजी सब पढ़ा है। जो टीचर्स होते हैं, क्या उनकी जो एक स्टैंडर्ड है वो आपको लगता है कि हाँ वो सच में जो है मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं? ऐसा तो मैंने क्योंकि ये चीज़ कहीं सुनी थी कि इनमें जो टीचर्स हैं ना वो बस ऐसे ही उठा के ले आते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर्स वहाँ के सब वेल एजुकेटेड। और मतलब सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी कॉलेज का प्रमोशन कर रहा, मुझे सिर्फ ये जानना ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है? सब कुछ बहुत बेटर वे में होता है। और सब कुछ, जैसे आप आयुर्वेदा पढ़ते हो तो वो लोग भी आपकी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो आप लोगों को, अगर आप उनसे 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, तो वो आपको आंसर करते हैं। और अगर आपको लैंग्वेज इशू है तो वो लैंग्वेज भी बदल देते हैं, उसी के अनुसार बात करते हैं। और हमारा जो ये BAMS है कोर्स, इसमें सबसे जो हमारा आयुर्वेदिक संस्कृत हमारी मातृभाषा मानी जाती है। तो जो संस्कृत है उसको बहुत अच्छे वे में पढ़ाया जाता है बच्चे को, स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट प्रोफेशन से ही। उसका क्या लेवल होता है उस संस्कृत का? अगर आपने तो हिंदी पढ़ी हुई, आपने बताया हिंदी मीडियम से हो, अगर हम किसी क्लास का स्टैंडर्ड देखें कि 6th क्लास, 7th क्लास, 8th 9th क्लास, तो देखिए 8th क्लास तक CBSE वाला भी बच्चा 8th क्लास तक जनरली आप लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए मिलती है। लेकिन जो UP बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनको हम देखते हैं कि 10th क्लास तक वो लोग संस्कृत पढ़ते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि संस्कृत जो है वो UP वाले बच्चों के लिए काफ़ी बहुत ईजी होती है, लेकिन CBSE वालों को थोड़ा टफ पड़ता है। स्टडी टिप्स यही रहेंगी कि आप अपना संस्कृत में ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए। यदि आपका बेस अच्छा होगा तो आप अच्छा कर पाएंगे। और संस्कृत पढ़ने का तो यही है कि आपको अपना बेस अच्छा करना चाहिए, उसी के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, जब पहली बार आयुर्वेद पढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं लगा ये कौन सी साइंस आ गई यार, ये अलग ही चल रही है सारा का सारा, इसका सिस्टम ही सब कुछ अलग है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यही लगा था जब मैंने कॉलेज में 2-3 दिन आई थी, तो इंट्रो के दिन चल रहे थे, इंट्रोडक्शन था कोर्स का। तो वो जो चीज़ें होती थी, थोड़ा मंत्र टाइप वो लोग बुलवाया, मतलब बोलना पड़ता था। और वो चीज़ें मुझे ऐसा लगती थी कि मतलब ये क्या करने, हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर बनने आए थे, और ये मंत्र पूजा कहाँ से चलने लगी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे पता चला कि शास्त्र क्या होता है, संहिताएं क्या होती हैं, हमारे आचार्यों ने क्या कहा है। सब चीज़ें, एलोपैथी का जन्म अब से नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो चिकित्सा के क्षेत्र में आया था वो आयुर्वेद ही था। आयुर्वेद को ही लेकर यहाँ चल रहे हैं। हमारे जो फादर ऑफ सर्जरी हैं वो होते हैं, उनको माना जाता है, आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। और फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है हमारा आचार्य चरक को। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं रोकूंगा बीच में। कुछ लोग कहते हैं कि ये एविडेंस बेस्ड साइंस नहीं है ना? अभी आपने बोला कि माना जाता है, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत हैं, और जो कि मतलब सब जगह लिखा भी हुआ है, और ये इस बात से कोई डिनाई भी नहीं कर सकता कि सब जानते भी हैं, चाहे वो MBBS वाले हों, चाहे BAMS या किसी भी मेडिकल फील्ड से हों, या कोई मेडिकल फील्ड से नहीं भी है, तब भी उनको मालूम होता है कि भाई सबसे पहला जो सर्जरी हमारे यहाँ इंडिया से जो है ओरिजिनेट हुआ था, आचार्य सुश्रुत ने उसको किया था। लोग कहते हैं सूडो साइंस है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एविडेंस बेस्ड आप कोई भी तरीके का शास्त्र उठा लीजिए, चरक संहिता है हमारा, बहुत
पहले के टाइम से चली आ रही है, वो अब से नहीं वो है। अभी भी हमारे पास में है। तो वो एविडेंस ही है, एक तरीके का एविडेंस ही तो है वो उसमें, लेकिन शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है उनको जो मनुष्य है वो अब अप्लाई कर रहा है। तो जो ये हमारे आपको मैं बताती हूँ एक एग्जांपल, पाइल्स होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा चल रहा है, बीमारी है। तो पाइल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है। आप उसको एक टर्म के लिए, एक टाइम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन आयुर्वेद में ये बहुत सालों पहले ये चीज़ बता दी गई थी कि क्षार सूत्र के द्वारा आप उसको क्षार सूत्र विधि के द्वारा किस तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और जो रोगी है उसको स्वस्थ बना सकते हैं। मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि जो MBBS वाले होते हैं ना, बड़े अड़ जाते हैं एकदम से कि हमारे जो प्रोसीजर्स है ना, हम आयुर्वेद वालों को फॉलो नहीं करने देंगे। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एम्स में वो डॉक्टर हैं, एम्स डिपार्टमेंट में मेरे एक जानने वाले थे, उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने उनको बोला कि एक पेशेंट है, पाइल्स वगैरह उनको कुछ है, फिस्टुला वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर्जरी हम कर देंगे। मुझे लगा कि मतलब कि वो एलोपैथिक में कुछ अपना सर्जिकल मॉडर्न मेथड जो है वो अपनाएंगे। मैंने कहा किस मेथड से करेंगे? तो कहते हैं वो करते हैं ना थ्रेड आयुर्वेदिक। तो वो आयुर्वेद का ही तो होगा। आयुर्वेद। मैं लिटरली आई वाज शॉक्ड यार कि यार ये लोग मतलब अपना रहे हैं, लेकिन जब हम अपनाते हैं किसी चीज को नहीं, तो वो मानने के लिए उस चीज को तैयार नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है, MBBS अच्छा नहीं है, नहीं, सब अपनी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन उसकी एक वैल्यू तो समझो। कॉम्बो में करके ही चीज़ें की जाती हैं। अब कहने को वो MBBS है और एलोपैथी से आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन जो विधि आप अपना रहे हो वो तो आयुर्वेद से रिलेटेड हुई ना। वो क्षार सूत्र ही अपनाते हैं लोग जी। इसमें जो है एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है बच्चे को। यार फर्स्ट ईयर में MBBS में सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए आपका एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, 3 सब्जेक्ट हैं MBBS में। जी। यहाँ कितने सब्जेक्ट आपके पास है? हमारे पास यहाँ टोटल सब्जेक्ट होते हैं, एक हमारा होता है, 2 हमारे मॉडर्न से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट बचते हैं वो सारे हमारे आयुर्वेदिक सब्जेक्ट होते हैं। नाम गिना सकते हो? जी, सबसे फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है, एक होता है हमारा संहिता। उसमें संहिता में हमारी 2 संहिता लगती हैं, चरक संहिता और अष्टांग हृदय, जो वाग्भट द्वारा रचित है। और संस्कृत होता है हमारा, प्रॉपर संस्कृत पढ़ना होता है, संस्कृत इज कंपलसरी। और हमारा होता है पदार्थ विज्ञान। तो ये हमारे आयुर्वेदिक के सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा होता है हमारा ह्यूमन एनाटमी और फिजियोलॉजी। ये तो मॉडर्न का था ना? ये मॉडर्न के टर्म में यूज़ किए जाते हैं। आयुर्वेद में भी इनका अलग होता है? आयुर्वेद में भी इनका 50% कंट्रीब्यूशन होता है। 50% आपको इसी का आयुर्वेद पढ़ना होता है और 50% आपको इसका मॉडर्न पढ़ना होता है। लेकिन अभी बच्चे कहते हैं अरे भैया बहुत सिलेबस है हमारा, यार इतना सिलेबस है कि कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ MBBS वालों के पास 3 सब्जेक्ट हैं, उसी को MBBS वालों को सिर्फ मॉडर्न पढ़ना होता है, सिर्फ मॉडर्न पढ़ना होता है। और इसके अलग भी हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। तो हमारा उसमें जो है डाइसेक्शन होता है, कैडावर। डाइसेक्शन प्रॉपर करते हो? क्या है? बिल्कुल प्रॉपर एक चीज़ बताई जाती है और दिखाई जाती है, की जाती है। हमने प्रैक्टिकल, मैंने खुद अपने हाथों से किया है, मुझे पता है। क्योंकि मुझे पहले फर्स्ट में जब मैंने किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उसमें से स्मेल आना और वो चीज़ ऐसा लगती थी कि नहीं ये क्या करवा रहे हैं हमसे। लेकिन फिर वो धीरे धीरे रूटीन में आ जाता है और फिर मज़ा आने। कॉलेज 9 to 4 9 to 5 चलता है। बस ये है यूनिट टेस्ट, एग्जाम, पीरियोडिक असेसमेंट्स होते हैं और अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, आपके इलेक्टिव के सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्टिव में क्या क्या है? इलेक्टिव में माइक्रोबायोलॉजी होती है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हो? जी, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है और 2-4 सब्जेक्ट ऐसी होते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं, प्रॉपर क्लासेस उनकी भी लगानी होती हैं। उसके बाद सब चीज़ों का थ्योरेटिकल एग्जाम्स होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स अलग होते हैं। तो कुल मिला के पूरा बच्चे को मेहनत MBBS से कम नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि MBBS से थोड़ा और ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक पोर्शन भी आपको पढ़ना होता है। जैसे ना जो हमारे फर्स्ट प्रोफ के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत देखते हैं वीडियोस, अभी एडमिशन लेके गए हैं, तो इसमें लेटेस्ट अभी मैंने देखा एक चीज़ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक एक्टिविटी कराई गई, प्रकृति परीक्षण। जी। वो क्या चीज़ है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? प्रकृति परीक्षण जो होता है उसमें हमें पता चलता है कि एक ह्यूमन का नेचर क्या है। लाइक मैं हूँ तो मेरा खान पान कैसा है, मेरी चाल कैसी है, मेरे जो बॉडी का टेक्सचर है वो कैसा है,
मेरे जो बाल हैं वो थिक हैं, थिन हैं, इन चीज़ों से द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि एक इंसान का जो बॉडी नेचर है पूरा वो कैसा है। बेनिफिट इसका यही है, आपको अपना प्रकृति पता चल जाता है और उसके अनुसार आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपना खान पान ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, और आप उसको लेकर चल सकते हैं। उससे आपको जो आपके अंदर रोग हैं, डिसीज़ हैं, उनको आपको एक कारण, उनका रीज़न पता चल जाता है कि ये इस वजह से मेरी ये प्रकृति है, मेरी जैसे कि मैं कफ डोमिनेंट हूँ, मेरी कफज प्रकृति है, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत रहती है। अच्छा, कफज लोगों को ये होती ही है सभी क्योंकि को उनका कोष्ठ मंद होता है। आयुर्वेद के अनुसार उनका जो कोष्ठ होता है वो मंद होता है, उनकी अग्नि मंद होती है। थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज अगर जो उनका डाइजेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, वो कुछ भी खाएंगे तो वो प्रॉपरली 6 घंटे में नहीं डाइजेस्ट होगा उनको। क्योंकि तो आयुर्वेद के अनुसार फिर इसमें क्या उनको पहले से ही बताई हुई चीज़ें हैं कि अगर आप कफज हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, ऐसे रखो। जी, अगर आप बहुत बड़ी चीज़ है ये तो। जी, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी नेचर ये है, आपका डाइजेशन ऐसा है या आपका स्किन टेक्सचर ऐसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट या खाने की चीज़ें, फूड वगैरह कंज्यूम करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो आप हेल्दी रहोगे, अच्छा रहेगा सब कुछ। तो ये इसलिए इस टाइम चलन में है। मैंने देखा था बच्चे फ़ोन ले लेके पीछे भाग रहे हैं, करवा लो जी प्लीज़ करवा लो परीक्षण। जी हाँ, वो एक एक्टिविटी बच्चों के ऊपर दे दी गई कि करके देना है तुम्हें। नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में मालूम है क्या? अभी 2024 में नीट NTA स्कैम वगैरह हुआ था, काफ़ी जो है बवाल भी हुआ था। जी, सुनने में काफ़ी न्यूज़ काफ़ी आया था उसमें। तो अगर 2025 में बच्चे, मतलब उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? BAMS ले सकते हैं, नहीं ले सकते? कोर्स ले सकते हैं, लेना चाहिए। अगर आप खुद ही आयुर्वेद को, क्योंकि इंडिया, अगर आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे तो एलोपैथी हर जगह है, लेकिन आयुर्वेद जो मेनली पाया जाता है वो इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। तो अगर आप अपनी कंट्री की चीज़ को भी लेकर बाहर एक्सप्लोर नहीं करोगे, नहीं जाओगे, उन्हें नहीं बताओगे, तो कौन इस चीज़ को करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो वर्थ है लेना? बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं, अच्छा वार्निंग भी तो दो कि एडमिशन लेने के बाद में भैया अपनी जिम्मेदारी है, संस्कृत खुद से पढ़ना, आयुर्वेद। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, आपको 4 घंटे प्रॉपर देने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप डेली पढ़ो, डेली कोई नहीं पढ़ता, डेली मैं भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब आपको पता है कि आपके फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम हैं, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं या आपके फाइनल एग्ज़ाम है, तो आपको 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ मॉडर्न तो सब कर लेते हैं, आयुर्वेद में टफ होता है। मैं एज ए हिंदी स्टूडेंट भी ये बोलूँगी कि आयुर्वेद टफ होता है। अच्छा, कोरिलेशन, लाइक स्टूडेंट्स बहुत से क्या करते हैं कि आयुर्वेद को मॉडर्न के साथ ना कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं, फिर फंसने भी लगते हैं। तो कोरिलेशन करना ठीक है मॉडर्न का आयुर्वेद के साथ में? मतलब ऐसा है ना कि मॉडर्न में बताया हुआ है कि इंसान के शरीर की हड्डियाँ इतनी हैं, आयुर्वेद में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चलता है क्योंकि वो अलग ही साइंस है। या फिर मॉडर्न में कहते हैं कि जो डिज़ीज़ है वो किसी तरीके की, वो किसी बैक्टीरिया या उनके थ्रू हो रही है, जो कि सही बात भी है, डायग्नोज करने में वो आता भी है। लेकिन आयुर्वेद का जो डायग्नोस्टिक है वो वात पित्त कफ से रिलेटेड है, और आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है वो भी प्रकृति के बेसिस पर है, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मॉडर्न का पढ़ के आयुर्वेद को कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो फंस जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं। देखिए, मॉडर्न अब एक अपनी अलग जगह है, आप उसकी नॉलेज लो, अच्छे से पढ़ाई करो, उसको पढ़ना चाहिए। हाँ। ये नहीं, आप मॉडर्न में आयुर्वेद नहीं घुसा सकते और आयुर्वेद में मॉडर्न नहीं घुसा सकते, तो फिर इनका सेपरेशन ही क्यों किया जाता? इनको सेपरेट सब्जेक्ट इसी बेस पर बनाया गया है कि जो आयुर्वेद है वो अपना अलग पर्सपेक्टिव देता है और मॉडर्न जो है वो अलग है। मॉडर्न तो आजकल बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मॉडर्न सब कर लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो चीज़ें हैं वो उन्हें समझने के लिए भी आपको पहले पढ़ना पड़ता है। बहुत डिफरेंट होता है, डिफरेंट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको आयुर्वेद को मॉडर्न में नहीं घुसा सकते। कुछ मेडिसिन के बारे में पूछ लूँ? जी बिल्कुल, बताओ। चलो, किसी आयुर्वेद का किसी भी कुछ भी ऐसे मेडिसिन जो यूज़ होती है रियल लाइफ में आयुर्वेद में जो यूज़ होता है मैं बताती हूँ आपको। आजकल महिलाओं में एक बहुत डिसीज़ चल रही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, PCOS की दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत आम है इस टाइम। तो उसमें हमें हमारे आयुर्वेद में दिया जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है कचनार गगुल। अगर आप उसका
दैनिक जीवन में अपने यूज़ करते हैं डेली, तो आप 1 महीने में उसका रिजल्ट देख सकते हैं। वो सिस्ट को बिल्कुल घोल देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जड़ से ख़त्म कर देता है। क्योंकि मैं कर रही हूँ, मैंने उसको आजमाया है, वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। मतलब लोग, मैंने देखा लिटरली, अभी एक बच्चे से बात हो रही थी, लड़की थी, वो अपनी परेशानी बता रही थी, उसको 2 साल हो गए हैं मतलब मेडिसिन लेते हुए, और अभी उसको एंडोमेट्रियोसिस भी हो गई है इसी ओवरडोसेज वगैरह की वजह से। उसको पीसीओडी बहुत ज़्यादा, पीसीओएस वगैरह प्रॉब्लम थे उसको। तो इसमें आयुर्वेद में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है। जैसे अभी आप लोग देखेंगे कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई जाना ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड वेसल्स का संतुलन बनाने के लिए हमारे अश्वगंधा दिया जाता है। अश्वगंधा एक हर्ब्स है, तो वो यूज़ किया जाता है इसमें। उससे जो है बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो, जिनका लेवल हाई चला जाता है तो वो लेवल में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसको खाने से मेंटेन किया जा सकता है। कोविड के बाद से लोगों में थोड़ी समझ आनी शुरू हुई कि भाई कोविड में भी बहुत गुडुची नाम की एक हमारी जो है औषधि चलती है, पौधा होता है गुडुची नाम से। तो उस टाइम पे लंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, सांस लेने में परेशानी, आइसोलेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें हुई थी। कोविड के टाइम पर भी गुडुची का यूज़ किया गया था। उसी के उपयोग से बहुत से मरीज़, बहुत से पेशेंट ठीक हुए। लोगों ने तभी से इसको जो है ना काफी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि भाई आयुर्वेद दम है, इसमें तो है, इम्यूनिटी इतनी बूस्ट कर दी। बात ये है कि लोग एलोपैथी के पीछे इतना पड़े हुए हैं कि वो आयुर्वेद को इतनी तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन आयुर्वेद रियलिटी में ही मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद जो वर्ड है, आयुर्वेद का मतलब क्या है, जो हमारे आचार्य चरक हैं वो कहते हैं, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम चैतच यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। यानी कि 4 प्रकार की जो है आयु, एज बताई गई हैं। हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु और दुखकर आयु। इन चारों प्रकार की आयु का विवरण जिस संहिता में किया जाता है, जिस शास्त्र में किया जाता है, उसे आयुर्वेद बोला जाता है। तो आयुर्वेद का मतलब ही ये है कि आयु को बढ़ाने वाला वेद, जो आयु में बढ़ावा कर दे, वृद्धि करे, उसको आयुर्वेद कहा जाता है। लेकिन लोग इसको देख ही नहीं रहे हैं। आजकल तो बहुत चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आयु घटती जा रही है। पहले जो एक नॉर्मल एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 120 साल की थी, अभी वो 80 के आसपास आ गई है इंडिया में तो ख़ास तौर से। जबकि हमारे पास ये एक मैजिकल साइंस है, हम उसका यूज़ करें, उसको फॉलो करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई जा सकती है। विदेशों में अभी भी लोग 120 साल तक आराम से ज़िंदगी जीते हैं। इंडिया में, विदेशों में भी ऐसे नहीं, सभी कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में चाहे तो ये चीज़ें बढ़ाई जा सकती है। आपको क्या लगता है, चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं अभी? नहीं, आपको सबसे पहला तो खान पान, आहार विहार जो हम लेते हैं वो इंडिया का बिल्कुल, मैं ये कहूँगी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, इसका मेन रीज़न क्या है? लाइक इंडिया के जो लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर्स को ज़्यादा अपना रहे हैं, इस वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं। बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर, और वो भी वेस्टर्न कल्चर को वो देख कर नहीं कर रहे हैं कुछ के इसे करने से हमें ये बेनिफिशियल होगा या ये हमें नुकसान देगा। नहीं, बस उन लोगों को लगता है कि भाई वो अमेरिका वाले ये कर रहे हैं तो हमें भी करना होगा। एक चीज़ कमाल की बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। मतलब जैसे कभी बच्चे भी पूछते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मैं आयुर्वेद में पहली बार गया था, मेरे होश उड़ गए थे। एक श्लोक है, शरीरते अनेनिति शरीरम, उसका मतलब ऐसा कुछ होता है कि शरीर वो है जो कॉन्टिन्यूसली, जिसमें कुछ तोड़ जोड़ चलती रहती है। मैं सोच में पड़ गया। मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के गया था, मुझे माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छी आती थी। माइक्रोबायोलॉजी में जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, उस टाइम पे हमने एक चीज़ पढ़ी, मैं बच्चों को पढ़ाता भी था तो मेरे को थोड़ी सी अच्छी नॉलेज थी इस चीज़ में। वहाँ पर मैंने पढ़ा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें आ गई, एक एनाबॉलिज्म आ गया, कैटाबॉलिज्म आ गया, एक जुड़ना एक टूटना। और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन पढ़ रहे तो एक अंग्रेज़ का कहने का मतलब है कि एक फॉरेन कोई था साइंटिस्ट, उसने ये कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बाद में पता चला कि हनीबीज़ स्टेराइल होती है, वर्कर हनीबीज़, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब लिविंग की वो सही डेफिनेशन नहीं है। म्यूल्स होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं, तो मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन सही डेफिनेशन नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन करते ही करते हैं,
सब में नहीं होता, उसमें एक्सेप्शंस हैं। फिर एक साइंटिस्ट ने ये भी बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनमें ग्रोथ होती है, जो वृद्धि करते जो हैं। वृद्धि करते हैं, कि हम बड़े होते हैं और प्लांट्स बड़े होते हैं, सब में एक ग्रोथ मिलती है। लेकिन फिर पता चला कि माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, पहाड़ ग्रो करते हैं, तो इसका मतलब लिविंग्स की ये भी सही डेफिनेशन नहीं है। लास्ट में एक साइंटिस्ट आए, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हो गए होंगे 100 साल, इससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे। उन्होंने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म होता है, जिनमें मेटाबॉलिज्म होता है। अब आप चाहे बैक्टीरिया उठा लो, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, एवरीथिंग, मेटाबॉलिज्म सब में होता है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो। मेटाबॉलिज्म है क्या? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो जब मैंने वो श्लोक पढ़ा, शरीरते अनिनिति शरीरम, भाई साहब मेरे होश उड़ गए। मतलब ये 5000 साल पहले लिखा हुआ है, ये पहले लिखा हुआ है कि शरीर वो है जिसमें लगातार तोड़ जोड़ चल रहे हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि एविडेंस नहीं है? जब 5000 साल पहले ये बात बोल दी गई, वो चीज रिपीट होकर वो लिखी हुई है, वो शास्त्रों में है, वो वेद में लिखी हुई है, आयुर्वेद में लिखी हुई है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि सूडो साइंस है, एविडेंस बेस्ड नहीं है, ये सब नहीं है। हाँ, एक चीज मानने लायक है, अभी स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा कम है इसमें, किसी भी मेडिसिन का स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे एक एलोपैथ में क्या है कि थोड़ा सा एक हर चीज़ का स्टैंडर्ड बना दिया गया है, इतना mg, इतना mg, इसका इतना कॉम्बिनेशन है तो इतना इतना ये बन जाएगा। आयुर्वेद में है ये चीज़, बहुत अच्छे लेवल पर है, लेकिन अभी 100% ये चीज़ अप्लाइड नहीं है सब जगह पर। इसके ऊपर मुझे लगता है रिसर्च में लोगों को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, रिसर्च में भी हमारा इसमें आयुर्वेद में देखा जाए तो रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। और रिसर्च में ही नहीं, इसमें फ्यूचर का, अगर बीएमएस में फ्यूचर की बात करें तो आप अपना क्लिनिक डाल सकते हैं। और आप एक एग्ज़ाम होता है AIPGT का, उसको क्लियर करने के बाद आप MD या MS कर सकते हैं, सर्जरी में जा सकते हैं, मेडिसिन में जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर मेडिसिन को लेकर आप उस पर अपना बुक पब्लिश कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना फार्मेसी भी लगा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी जी, मेडिसिन बनाने या आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। सपोज आपको नहीं है कि मैं अपना ही क्लिनिक डालूं, तो आप मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते हैं एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर। इसमें फ्यूचर की बात की जाए तो इसमें अच्छा, जैसे एक चीज़ मैं मतलब देखो ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है, खुल के बतानी है बिल्कुल एकदम से चीज़। बहुत से लोग कहते हैं कि BAMS या आयुर्वेद MD वगैरह करने के बाद सैलरी जो है ना बहुत कम मिलती है, 25-30 हज़ार रुपये। मैं रियल लाइफ सिनेरियो पूछ रहा हूँ, कॉलेज जाते होगे आप भी, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से आपका जो है इंटरेक्शन होता होगा, कभी किसी से पूछा है कि कितनी सैलरी होगी? बिल्कुल पूछा है। जो मेरे एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी है 60,000, तो 50 अबव। वो फ्रेशर है क्या? वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है? बिल्कुल नहीं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो फ्रेशर ही हैं। ये आप नहीं कह सकते कि इसमें सैलरी बहुत डाउन। अभी कुछ लोग इसके नीचे कमेंट करेंगे जब ये लोग हम लोग पॉडकास्ट देखेंगे ना कि भाई मत करो, 15,000 सैलरी होती है, 20,000 सैलरी होती है। मैं कहता हूँ पढ़ ले भाई, नहीं तो 15,000 भी नहीं मिलेगी। वो तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप एक्सपीरियंस कितने हैं। अगर फ्रेशर्स को 60,000 मिलता है? बिल्कुल, हमारे कॉलेज में जो प्रोफेसर है उनकी तो है, और वो फ्रेशर ही है। और जो एक्सपीरियंस्ड है उनकी कितने तक हो सकती है? 1 लाख तक आराम से होती है ना। मैं बोलता हूँ इस चीज़ को पता नहीं क्यों यकीन नहीं करते लोग। और इफ़ आप एक गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी हाई हो सकती है। उस लेवल ये तो एक वो हो गया ना कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो एक आयुर्वेद का नेशनल इंस्टीट्यूट है, AIA गोवा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर है, उसका जो डीन है उसकी सैलरी कितनी होगी? कई लाख रुपए उसकी सैलरी होगी। बिल्कुल। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि BMS करके 15,000 सैलरी मिलती है? BMS का स्टूडेंट रहा होगा, उसने भी तो पढ़ाई करी है ना। होगी कुछ। मैं यही समझाना चाहता हूँ बच्चों को, मैं क्या अपना स्टैंडर्ड डेवलप करो। ये चीज़ आपकी सोच ने उस चीज़ को गिरा रखा है कि इतनी नहीं होती, इतनी होती है। ये तो आप करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है, मिथ है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, आयुर्वेद के वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहते हैं ना, अरे वात पित्त का भैया मैं गया कॉलेज में और मुझसे किसी ने कहा, मेरी एक फ्रेंड की, से दोज 3 मैजिकल वर्ड्स।
मेरी हालत ख़राब कहने लगी कि अरे वात पित्त कफ होता है वो तुम क्या सोच रहे हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। अच्छा, और कोई श्लोक सुनाओ एक और, कोई बढ़िया सा अगर आता हो तो। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वार्थ रक्षार्थम आयुषा शरीर चिंता निवृत्त्य कृत शोच विधिस्थिता। अच्छा, किस चीज़ से रिलेटेड है ये? तो ये हमारा जो सुबह में मॉर्निंग में किस टाइम उठना चाहिए उससे रिलेटेड है। तो हमारा रात्रि का जो अंतिम पहर होता है उसको ब्राह्म मुहूर्त बोला जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो हमें जो है शास्त्रों के अनुसार यही बताया गया है कि हमें ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए जी। ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद शौच विधि से हमें कंप्लीटली पूर्ण होने के बाद ही दातुन की ओर जाना चाहिए। ये हमारा दिनचर्या है वाग्भट। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन और ट्रीटमेंट है, इसमें जीवन जीने की पूरी एक वो बताई गई है। जी जी जी, पूरा एक तरीके से तरीका बताया गया है कि आपको उठना कब है, स्टेप बाय स्टेप उठना कब है, खाना क्या है, करना क्या है, किस तरीके से स्नान किया जाना चाहिए, और जो चीज़ें वर्जित हैं, जो चीज़ें शरीर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, उनके बारे में भी संहिता के अंदर पूर्ण रूप से बताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रकृति परीक्षण और ये सब चीज़ें तो बहुत सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और सब वही है कि किस तरीके से मानव की ज़िंदगी में बदलाव आए हैं। ये चीज़ें बहुत पहले की बताई हुई हैं, लेकिन मतलब ओवरऑल जब डिटेल में देखते हैं ना तो कि लाइफ स्टैंडर्ड को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, वो सब चीज़ें इसमें सब कुछ इसके अंदर मिलेगा आपको। एक एक अध्याय में बताया गया है कि किस तरीके से धूमपान है हमारा, नस्य है, नस्य क्या होता है, नस्य है या अभ्यंग, अभ्यंग बोला जाता है जो मसाज होती हैं, ऑयल मसाज हो गई या बॉडी मसाज हो गई, जो चीज़ें अब इस टाइम ट्रेंड में हैं, जो लोग बाहर स्पा में जाकर कराते हैं ये चीज़ें, वो चीज़ें उनकी विधि आप उनको घर पे किस तरीके से कर सकते हैं और किसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो करना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है सब कुछ। आप स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहती हो? मैं जनरल मेडिसिन में जाना चाहती हूँ और उसी में आगे वर्क करना चाहती हूँ, प्रोग्रेस करना चाहती हूँ। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो जनरल मेडिसिन में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आगे भी आपको इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, और आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने के लिए जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम वो सब कुछ करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपसे मिलते रहेंगे ऐसे। जी।